और आज हम करेंगे पीवाईक्यू किसके, वो करेंगे राष्ट्रकूट वंश के पीवाईक्यू। हुआ क्लियर? सवाल आपके मन में उठना चाहिए कि राष्ट्रकूट वंश आपको क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है, तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, आपने सुना है, मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, परमार वंश। तो परमार जो राजा थे वो एक्चुअली उन्होंने अंत किया है किसका, राष्ट्रकूट वंश का। पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है क्यों पढ़ना चाहिए, वो पढ़ना चाहिए क्यों, क्योंकि आपने सुना है त्रिपक्षीय संघर्ष, किसके लिए, वो सुना है कन्नौज के लिए। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष गुर्जर, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ है। कितने वर्ष तक हुआ था, ये हुआ था 150 वर्षों तक हुआ था। और ये जो है इसी का फायदा उठाया किसने, परमारों ने। कैसे उठाया, क्योंकि जब पाल, प्रतिहार और गुर्जर और राष्ट्रकूट जब ये कमजोर हो गए तो इसी का फायदा उठाया किसने, परमारों ने। और परमारों ने मालवा में एक परमार स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया। इसलिए ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए ये राष्ट्रकूट वंश जो है आपको जानना जरूरी है। तीसरा पॉइंट वो क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि जो राष्ट्रकूट वंश है उसके शासकों ने कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो जितना इम्पोर्टेंट राष्ट्रकूटों का भारत की हिस्ट्री में है उतना ही महत्वपूर्ण स्थान मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में भी है। तो इसलिए आपको ये वंश, कौन सा, राष्ट्रकूट वंश आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहां समझ चुके हो कि आपको पढ़ना क्यों जरूरी है। अब हम पढ़ लेते हैं राष्ट्रकूट वंश। ये जान लीजिए कि राष्ट्रकूट वंश की जानकारी मिली कहां से, गोविंद तृतीय के राधनपुर लेख से। दूसरी जानकारी मिली है संजय ताम्रलेख से जो अमोघ वर्ष का है। तीसरी जानकारी मिली है गोविंद फोर्थ का कॉम्बे और संगाली लेख से। हुआ क्लियर? ठीक है, अब ये जान लीजिए कि जो इनका मूल कहाँ थे, ना इन्होंने कहाँ पे शासन किया है। तो ये ध्यान रखना, वातापी के चालुक्यों को इन्होंने खत्म किया और राष्ट्रकूट एम्पायर की स्थापना किया। तो ये जो आप देख रहे हो दक्षिण भारत, यहाँ तक इन्होंने शासन किया है। किसने? राष्ट्रकूटों वंश ने। हुआ क्लियर? और यहाँ जो आप देख रहे हो नर्मदा वाला पॉइंट जो है वाला क्षेत्र, यानी भारत का मालवा, यानी एमपी का जो मालवा है, यहाँ तक इन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार किया था। ठीक है, यहाँ पर है नदी कौन सी, गंगा, और यहाँ पर है कन्नौज, यानी कन्नौज के अधिकार के लिए भी ये वहाँ तक लड़ाई करे हैं। और इनमें एक राजा हुआ है ध्रुव जो जीत चुका था। हुआ क्लियर? अब चल लेते हैं आगे। ये है राष्ट्रकूट वंश की एक सीक्वेंस में उनकी वंशावली। तो ध्यान रखना, जो राष्ट्रकूट वंश है ये इसका संस्थापक कौन हुआ है, वो हुआ है दंतीदुर्ग। पहला पॉइंट। चाचा हुआ है इसका कृष्णराज प्रथम। कृष्ण का पुत्र हुआ है गोविंद द्वितीय, हुआ है गोविंद द्वितीय का पुत्र हुआ है ध्रुव, ध्रुव का पुत्र हुआ है गोविंद तृतीय, और गोविंद तृतीय का ही संबंध किससे माना जाता है, भगवान कृष्ण से माना जाता है। हुआ क्लियर? ठीक है, अमोघ वर्ष प्रथम उसका पुत्र हुआ है, कृष्ण द्वितीय उसका पुत्र हुआ है, इंद्र तृतीय उसका पुत्र हुआ है, और इंद्र का जो पुत्र हुआ है वो हुआ है अमोघ वर्ष। और अमोघ वर्ष का जो भाई था वो था गोविंद फोर्थ, और अमोघ वर्ष का ही पुत्र हुआ है अमोघ वर्ष द्वितीय। अमोघ वर्ष तृतीय का जो पुत्र हुआ है वो हुआ है कृष्ण तृतीय, और ये अंतिम सबसे महान शासक था राष्ट्रकूट वंश का। इसके बाद ये होते हैं खुट्टियांग और फिर कर्क द्वितीय। ठीक है, तो ये है पूरा सीक्वेंस। अब हम समझ लेते हैं सिंगल पढ़ लेते राजा का, कि किस राजा का कौन सा पॉइंट आपको याद होना चाहिए जो एग्जाम में आता है या आने की संभावना है। ठीक है, ये अपने आप को बोलते हैं कि हम यादव वंशी हैं, यानी ये अपने आप को बोलते हैं कि हमारी उत्पत्ति किससे हुई है, यादव वंश से हुई है। इसीलिए
जो गोविंद तृतीय है इसकी तुलना की जाती है किससे? यदुवंशीय श्री कृष्ण से की जाती है। तो कभी आपको क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रकूट वंश का ऐसा कौन सा राजा है जिसका संबंध भगवान कृष्ण से माना गया है, तो वो है गोविंद तृतीय। वह क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आते हैं कहां पर? दंती दुर्ग में। तो दंती दुर्ग जो है इसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। और अपनी जो राजधानी है वो मान्यखेत बसाया था। हुआ क्लियर? एक्चुअली में जो राष्ट्रकूट वंश है इसकी दो शाखा थी, ठीक है। एक शाखा कौन सी थी? वो थी अचलपुर के राष्ट्रकूट और एक थे मान्यखेत के राष्ट्रकूट। तो अचलपुर के राष्ट्रकूट था, इनका समय जो हिस्ट्री है उतना जानकारी प्राप्त नहीं होती, परंतु जो मान्यखेत के जो राष्ट्रकूट है इनका संबंध भारत प्लस मध्य प्रदेश के इतिहास से रहा है, इसलिए हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। दो शाखा का मतलब ये होता है जैसे कि आज बीजेपी की सरकार है, तो आप देखना कि बीजेपी सरकार यूपी में भी है, एमपी में भी है और महाराष्ट्र में भी है। तो उसी प्रकार एक शाखा कौन सी है? यूपी की है बीजेपी की, दूसरी एमपी की, तीसरी महाराष्ट्र की। उसी प्रकार से दो शाखा थी किसकी? राष्ट्रकूट की। एक थी अचलपुर की और एक थी मान्यखेत की। तो मान्यखेत जो है हमारे एमपी के और भारत के हिस्ट्री से है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। हुआ क्लियर? ठीक है। दंती दुर्ग का ध्यान रखना कि दंती दुर्ग ने उज्जैन के एक शासक था, उसका नाम था गुर्जर शासक को पराजित किया और उसके विजय के उपलक्ष्य में इसने हिरण्य गर्भ दान किया। क्या किया? हिरण्य गर्भ, ठीक है। किसने किया था? वो किया था दंती दुर्ग ने। तो आपको ये पॉइंट कंठस्थ याद होना चाहिए कि हिरण्य दान किसने किया है? दंती दुर्ग ने किया है। उज्जैन का शासक कौन था? गुर्जर शासक को पराजित करने के उपलक्ष्य में। अब हिरण्य दान क्या होता है? तो ये जो दान है इसका उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहां पर? वो मिलता है ऋग्वेद में। तो हिरण्य गर्भक नामक जो अनुष्ठान है जिसका अर्थ होता है स्वर्ण गर्भ। हिरण्य यानी हो गया स्वर्ण, गर्भ यानी कि अंडा। यह अनुष्ठान जो है ब्राह्मणों की मदद से किया जाता है और यह उनके क्षत्रिय रूप के पुनर्जन्म और संप्रभुता को वैध बनाने का प्रतीक है। क्या है? उनके क्षत्रिय के रूप को पुनर्जन्म, ठीक है, और संप्रभुता को वैध बनाने का प्रतीक है, और जिससे राष्ट्रकूट जो साम्राज्य की स्थापना हुई थी। वह क्लियर? तो हिरण्य गर्भ का क्वेश्चन आपको आएगा दो पॉइंट में। पहला ये कि हिरण्य गर्भ किसने किया था सबसे पहले, और एमपी में उसने शासन किया है, तो वो है दंती दुर्ग। ये कौन था? तो ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। वह क्लियर? और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि हिरण्य गर्भ का उल्लेख कहां पर है, तो इसका उल्लेख कहां पर है ये आप जानते हो, वो है ऋग्वेद में। कहां पर है? ऋग्वेद में, ठीक है। कहां पर है? ऋग्वेद में है। और ऋग्वेद में क्या बोला गया है? ऋग्वेद के अनुसार सृष्टि का जो आरंभ है वो हिरण्य गर्भ से माना जाता है, यानी सभी प्राणी, मानव, प्रकृति, सबका अस्तित्व जो है हिरण्य गर्भ से माना गया। यहाँ तक कि पृथ्वी प्लस अंतरिक्ष की जो उत्पत्ति है वो भी हिरण्य गर्भ से मानी गई है। और ये दान जो है ये किसने किया था? ये मध्य प्रदेश का शासन करने के लिए हिरण्य गर्भ दान किया था राष्ट्रकूट का संस्थापक दंती दुर्ग ने। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। दो पॉइंट किसने किया था, उल्लेख कहाँ पे किया गया है। हुआ क्लियर? ठीक है। क्यों करते हैं उसका रीजन है संप्रभुता को वैध बनाने और एक स्वतंत्र शासक के रूप में उसकी स्थिति स्थापित करने के लिए किया जाता है। हुआ क्लियर? तो यहां से दो क्वेश्चन पूछेगा, तो दोनों क्वेश्चन को पॉइंट वाइज याद रखना। जो नेक्स्ट है वो शासक है कृष्ण प्रथम, और जो कृष्ण प्रथम है ये कौन था? ये दंती दुर्ग का चाचा था, ठीक है। इसका एक ही रखना कि कृष्ण प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या किया था? कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था।
तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? वो कराया कृष्ण प्रथम ने। हुआ क्लियर? दूसरा पूछता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश ने कराया था? तो वो कराया था राष्ट्रकूट वंश ने। हुआ क्लियर? तो ये पॉइंट को ध्यान रखना। नेक्स्ट है वो है गोविंद द्वितीय। गोविंद द्वितीय को उसी के भाई किसने? ध्रुव ने किया पराजित और गद्दी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और इस प्रकार से ध्रुव जो है ये बन जाता है शासक। और ये ध्यान रखना कि ध्रुव आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट वंश के शासकों में सर्वप्रथम ध्रुव ने भाग लिया था। यानी क्वेश्चन आपको आएगा कि राष्ट्रकूट वंश का ऐसा कौन सा शासक है जिसने सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो वो था राजा ध्रुव। हुआ क्लियर? और ध्रुव ने पाल शासक किसे? धर्मपाल और प्रतिहार शासक वत्सराज को किया पराजित कर दिया था। तो पाल और प्रतिहार किसने हराया? वो कराया था ध्रुव ने। इसलिए ध्रुव जो है काफी महान शासक हो जाता है, इसीलिए ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट जो शासक बनता है वो बनता है गोविंद तृतीय। और गोविंद तृतीय का उतना मोस्ट आईएमपी पॉइंट कुछ भी नहीं है कि ताकि उसको आप याद रखो, इसे छोड़ दो इसे आप। नेक्स्ट बनता है वो है अमोघ वर्ष। लेकिन जब अमोघ वर्ष जब शासक बनता है तो मात्र इसकी आयु होती है 7 वर्ष। हुआ क्लियर? इसीलिए गुजरात के राज्यपाल कर्क को उसका संरक्षक बनाया गया है। हुआ क्लियर? लेकिन ध्यान रखना कि जो अमोघ वर्ष है ये काफी विद्वान होता है, इसलिए इसने क्या कन्नड़ भाषा में एक कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ लिखा और एक ग्रंथ लिखा रत्नमालिका। क्या लिखा? रत्नमालिका। तो आपको रत्नमालिका पूछेगा या फिर कवि राजमार्ग पूछेगा, ये दोनों जो है कन्नड़ भाषा में किसने लिखा है? वो लिखा है अमोघ वर्ष ने। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। और ये जो है जैन अनुयायी था, लेकिन इसके साथ भी हिंदू देवी देवताओं का सम्मान करता था, साथ ही महालक्ष्मी का अनन्य भक्त था। संजय ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि अमोघ वर्ष प्रथम ने एक अवसर पर महालक्ष्मी को अपने बाएं हाथ पर उंगली चढ़ा दी थी। तो क्वेश्चन कभी आएगा कि ऐसा कौन सा राष्ट्रकूट शासक था जिसने महालक्ष्मी को अपनी बाई उंगली चढ़ा दिया था? तो वो था अमोघ वर्ष। क्यों पूछेगा? क्योंकि ये एक्चुअली आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर कि ये जैन धर्म का अनुयायी है, लेकिन इसके साथ भी वो महालक्ष्मी का अनन्य भक्त है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है। हुआ क्लियर? तो ये ध्यान रखना। ठीक है, जब सिंपल सी बात है कि जब ये राजा इतना विद्वान है तो इसने कई सारे विद्वानों को अपने राज्यसभा में आश्रय दिया होगा। तो उनमें से एक है जिनसेन, सट्टायन और महावीराचार्य। अब जो जिनसेन ने लिखा है आदि पुराण, तो ये क्वेश्चन करता है कि जिनसेन का कौन सा ग्रंथ है? तो वो है आदि पुराण। दूसरा क्वेश्चन करता है कि महावीराचार्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो वो लिखा है गणित सार संग्रह। ठीक है, अब आपको ये याद हो, ठीक है, परंतु याद कर लेना कि ये जो है सट्टायटन जो है ये अमोघ वर्ष के ही राजसभा में था, इसलिए उसने अमोघ वृत्ति नाम का ग्रंथ लिखा है। हुआ क्लियर? तो यहां से आपका साहित्य वाला पॉइंट भी हो चुका है क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है वो है कृष्ण द्वितीय। जो कृष्ण द्वितीय शासक हुआ है राष्ट्रकूट का, उसका कोई ऐसा महत्वपूर्ण योगदान नहीं है, ये खाली हारा भरा है, इसलिए इसे छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट शासक है वो है इंद्र तृतीय। और इंद्र तृतीय के समय ही अरब से एक यात्री आया था, उसका नाम था अरब यात्री अल मसूदी। तो क्वेश्चन आपको ये उठेगा कि अल मसूदी जो है किसके काल में आया था? तो वो आया था इंद्र तृतीय, जो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। हुआ क्लियर? नेक्स्ट शासक कौन है? वो है कृष्ण तृतीय। और ये ध्यान रखना कि अंतिम शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन होते हैं? वो होते हैं कृष्ण तृतीय। इनके बाद जो शासक बनते हैं वो उतने प्रतापी या उनका कोई भी ऐसा कोई योगदान नहीं, ताकि आप उसे याद रख सको। ठीक है, तो जो कृष्ण तृतीय है, यहाँ से ये पॉइंट याद रखना कि इन्होंने कांची और तंजौर पर अधिकार कर लिया। और जब कांची पर अधिकार कर लिया तो इन्होंने कांचीयूम नामक उपाधि धारण की। और उसके साथ ही जब तंजौर पर अधिकार किया तो
तंजय कोंड नाम की उपाधि धारण कर ली। तो क्वेश्चन आपको आता है कि तंजय कोंडम या काचियूम नाम की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो है कृष्ण तृतीय। हुआ क्लियर? और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि तालकोलम की लड़ाई में चोल शासक कौन? परांतक प्रथम। परांतक प्रथम को इन्होंने किया था पराजित। एक अभिलेख है चोलों का, वो है उत्तर मेरु अभिलेख। उत्तर मेरु अभिलेख एक्चुअली परांतक चोल का है और इसमें यानी उत्तर मेरु अभिलेख में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन का उल्लेख मिलता है। कि आज आप जो देख रहे हो पंचायती राज, इसकी जननी दी गई है कहाँ पर? उत्तर मेरु अभिलेख में, जो परांतक चोल का अभिलेख है, जो चोल शासक था जो कृष्ण तृतीय से हारा था। हुआ क्लियर? तो ये पॉइंट को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कर चुका है कि स्थानीय स्वशासन का प्रथम उल्लेख कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है उत्तर मेरु अभिलेख में, जो परांतक चोल का अभिलेख था। हुआ क्लियर? और इसके साथ ही ये आपको ध्यान रखना है, शांति पुराण के रचयिता कौन है? तो वो है पौन्न। ठीक है। और इसके साथ ही ज्वाला मालिका कल्प के रचयिता कौन है? तो वो है पुष्यदंत। ठीक है। तो जो इसके दरबार में निवासी थे, आश्रयता थे। हुआ क्लियर? तो इतने पॉइंट आपको याद होना चाहिए कृष्ण तृतीय से। ये क्वेश्चन यूपीएससी को हो, पीएससी को हो या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, वहां सभी में क्वेश्चन पूछ चुका है। शासक हुए हैं खोट्टियंग। ठीक है। मालवा के परमार शासक सियाग द्वितीय ने खोट्टियंग को किया पराजित और मान्य खेत को जला दिया था। और सियाग द्वितीय के बाद कौन आया था? वो आया था मुंज। और बता चुका हूं मैं कि मुंज और तैलव द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ है। कितने बार हुआ है? ये हुआ है 6 बार हुआ है। लेकिन जो मुंज है उसने 7वीं बार आक्रमण कर दिया किस पर? तैलव द्वितीय पर। और मुंज इस प्रकार से पकड़ा गया और उसे तैलव द्वितीय ने मार दिया। अगर आपसे क्वेश्चन कर ले इंटरव्यू में कि 6 बार जिसने हराया मुंज ने किसे? तैलव द्वितीय को, वो 7वीं बार कैसे हार गया? उसकी एक कहानी है कि उसकी जो बहन थी मृणालवती, वो उसने उसका राज खोल दी, तो वो कहना चाहिए हार गया। वो एक कहानी बता चुका हूँ उस कहानी। ठीक है। लेकिन मेन रीजन है जो मालवा में शासन किया है परमारों ने। मालवा जो है ये प्लेन एरिया है, ये पहाड़ी इलाका नहीं है। और जो मुंज है इसे युद्ध करने में ये महारत था, लेकिन प्लेन एरिया में। और जो बता चुका हूँ मैं कि जो तैलव द्वितीय है ये एक्चुअली महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका, वहां पे था। तो मुंज आक्रमण करने गया महाराष्ट्र में, जहां पर पहाड़ी इलाका है। तो पहाड़ी इलाका में इसे अभ्यस्त नहीं था युद्ध करने का, इसीलिए जो मुंज है ये वहां पर हार गया। ये इसका एक्चुअली कारण है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है। और जो इसका अंतिम शासक होता है वो होता है इंद्र चतुर्थ। तो इस प्रकार से हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि राष्ट्रकूट वंश क्या है, पढ़ना क्यों आवश्यक है, आपकी एमपी की हिस्ट्री से उसका कनेक्शन क्या है। ये कुछ पॉइंट है। ठीक है। जैसे कि दंतिदुर्ग ने वादामी के चालुक्य को पराजित कर इस वंश की स्थापना की, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है। राजधानी क्या थी? वो थी मान्यखेट। ठीक है। दंतिदुर्ग ने हिरण्यागर्भ यानी स्वर्णगर्भ नाम का अनुष्ठान किया था। कहाँ पर? उज्जैन में। क्यों किया था? गुर्जर शासक को हराने के उपलक्ष्य में। हुआ क्लियर? दंती का ही चाचा कौन हुआ है? वो हुआ है कृष्ण प्रथम। और इसने जो है एलोरा के कैलाश मंदिर बनवाए थे, जो एकास्मक मोनोलिथिक पत्थर मंदिर है, जिसे एक ही चट्टान में बनाया गया था। इसे कहते हैं एकास्मिक, यानी एक पत्थर लिया, उसको काटा, उसे बनाया मंदिर, उसे कहते हैं एकास्मिक मंदिर। हुआ क्लियर? नेक्स्ट कंटेंट है कि जो गोविंद तृतीय है इसने नागभट्ट द्वितीय को किया था पराजित। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। अमोघ वर्ष जो जैन धर्म का अनुयायी था, जिसने महालक्ष्मी का ये अनन्य भक्त था, इसलिए अपने अंगूठे को दान किया था। ये अमोघ वर्ष वही है। ठीक है। कृष्ण तृतीय की बात की जाए तो इसने परांतक चोल को पराजित किया था। परांतक चोल का जो अभिलेख है वो है उत्तर मेरु अभिलेख, और उत्तर मेरु अभिलेख में ही स्थानीय स्वशासन का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में कर चुका है। हुआ क्लियर? वास्तुकला।
वास्तुकला में एलोरा गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, जिसमें हिंदू, जैन, बौद्ध वास्तुकला के मंदिर है। चालुक्य और यादवों का भी इनमें योगदान है। हुआ क्लियर? अब बात कर लीजिए किसकी हम, ये है राष्ट्रकूट वंश की। संस्थापक कौन है? दंती दुर्ग है, ठीक है। और राजधानी क्या है? वो है मान्यखेड़, ठीक है। और इसके बाद जो कोई क्वेश्चन छूटता है क्या? हाँ, नहीं छूटता, ठीक है। ये हो गया। अब चल लेते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट पीपीटी में क्या दिया गया है? वो दिया गया है ध्रुव। बताया था मैंने कि ध्रुव ऐसा शासक हुआ है जिसने सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम ये भाग लिया था। और भाग तो लिया, परंतु जो प्रतिहार नरेश कौन था? वत्सराज। धनपाल कौन था? पाल वंश। इन दोनों को इसने हरा दिया और ये विजय हुआ था ध्रुव। इसलिए ये पॉइंट को आप ध्यान रखना। हुआ क्लियर? ठीक है। जैसे कि ये पॉइंट रखना कि राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है कि राष्ट्रकूट वंश का ऐसा कौन सा शासक था, प्रथम शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो वो है ध्रुव। ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट हो गए कमजोर। कमजोर होने के पश्चात जो परमार ने इसका उठाया लाभ और मालवा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दिया। क्वेश्चन उठता है कि कन्नौज क्या है? ठीक है, मैं बता चुका था कि वेवत्सु मनु की संतानें हुई थी, ठीक है। उसमें से एक हुआ था आयु, एक हुआ था अमावस। अमावस ने ही कान ने कोई शहर बसाया था, बता चुका मैं कहानी, ठीक है। और उसी को बाद में बोला गया कन्नौज, जो गंगा नदी के दोआब में स्थित था। और गंगा में दोआब में स्थित होने के कारण यहाँ का जो उपजाऊ मैदान था, और इसी उपजाऊ में मैदान को अधिपत्य करने के लिए तीन राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, जो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। हुआ क्लियर? और जब ये युद्ध हुआ, कितना 150 वर्ष तक युद्ध हुआ और ये हो गए कमजोर, और इसी का लाभ उठाया परमारों ने। और आप देख रहे हो कि परमार वंश की स्थापना कहाँ हो गई? ये मालवा में हो गई। हुआ क्लियर? ये पूरी कहानियां पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसकी, वो है कृष्ण तृतीय की। तो जो कृष्ण तृतीय है वो अंतिम महान शासक हुआ है, ठीक है। दूसरा, दरबार में नेता कौन था? वो थे पौन्न, और ये जो है दरबारी कवि थे। और इनकी एक पुस्तक है, वो है शांति पुराण, और भाषा है कन्नड़। तो आपको ओनली याद रखना है कि शांति पुराण जो पुस्तक है वो एक्चुअली पौन की है, और जो पौनन है ये एक्चुअली दरबारी कवि किसके थे? वो थे कृष्ण तृतीय के। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट राजा है वो है अमोघ वर्ष। तो अमोघ वर्ष ऐसा राजा रहा है किसका? राष्ट्रकूटों का, जिसने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। क्वेश्चन उठेगा आपसे कि ऐसा कौन सा राजा हुआ है राष्ट्रकूट का, इसने जल समाधि लेकर अपना जीवन का अंत कर दिया था? तो वो था अमोघ वर्ष, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये जैन धर्म का अनुयायी था। इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है कविराज मार्ग। भाषा कौन सी है? कन्नड़, ठीक है। जिनसेन और महावीराचार्य, ये सभी जो महान व्यक्ति हैं ये इनके दरबार में रहते थे। और ध्यान रखना कि जिनसेन ने ही ध्यान रखना कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम क्या है? आदि पुराण। और जो महावीराचार्य है उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है गणितासार संग्रह, ठीक है। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन करेगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। और दो क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी ने कर चुका है। तो उसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने उज्जैन में हिरण्य गर्भदान नामक यज्ञ करवाया था? तो इसका आंसर क्या है? वो है दंती दुर्ग। इसकी पूरी कहानी हम जानते हैं क्या है, ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ हुआ था? इसका उल्लेख हुआ था ऋग्वेद में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने उज्जैन में निम्नलिखित में से किस महादान को संपन्न किया था? तो इसका आंसर जानते हो, वो है हिरण्यगर्भ, ठीक है। और ये क्वेश्चन स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मेंस में आ चुका है। तो यहाँ पे जो है आपका राष्ट्रकूट वंश जितने क्वेश्चन आ सकते हैं संभावनापूर्ण, जितने क्वेश्चन आ चुके हैं वो, और जितने भी मोस्ट आईएमपी फैक्ट हो सकते हैं वो सभी हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में। रिजन कीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।